चुड़ैल का भूतिया स्पा। अवंतिका एक स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी अभी उसने अपना नया बिजनेस भी शुरू किया था, हेयर स्पा का। वाह, स्पार्कल हेयर स्पा, मैंने कितना अच्छा नाम रखा है अपनी दुकान का। ये स्पा अवंतिका ने हाल ही में खोला था। एक पुरानी दुकान जो थोड़ी खंडर हो चुकी थी, उसी को अवंतिका ने सजाया था। ये दुकान सस्ते में उसको मिल गई थी। उस दुकान को देखकर अवंतिका की छोटी बहन त्रिशा उससे बोलती है, दीदी आपने इस जगह को क्यों चुना है? मेरे सपने को उड़ान भरने के लिए ये जगह परफेक्ट है त्रिशा। मैं कुछ समझी नहीं। अवंतिका मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो खुद समझ जाओगी। अवंतिका ने दुकान के बाहर एक चमचमाता हुआ साइन बोर्ड लगा रखा होता है। उसके नीचे लिखा होता है, यहाँ बालों की हर समस्या का समाधान है। बस अब जल्दी से कस्टमर आ जाए, फिर सब बदल जाएगा। अवंतिका ये कहकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि तभी अचानक से दुकान का दरवाजा खुलता है। एक लड़की सफेद साड़ी में दुकान के अंदर आती है। हाँ जी मैडम, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ बाल धोने आई हूँ। गर्म पानी से मेरे बाल बहुत गंदे हो गए हैं। सच में आपके बाल तो बहुत गंदे हैं। हाँ, क्योंकि कई साल से मैंने बाल नहीं धोए इसलिए। उस औरत की ये बात सुनकर अवंतिका चौंक जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उस औरत से बोलती है, जरूर मैडम, बैठिए ना। ये कहते हुए अवंतिका मन ही मन कहती है, भला आज के समय में साल भर बिना बाल धोए कौन रहता है? शायद दिन बोले होंगे, मुझे गलत सुनाई दिया होगा। अरे कहाँ खो गई तुम? जल्दी से मेरे बाल धोना शुरू करो। हाँ मैडम, वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम उर्वशी है। बहुत अच्छा नाम है। बस मैडम कुछ मिनट रुकिए, मैं आपके बाल धोकर एकदम चमकदार कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो महिला बाल धोने बैठी, उसके बाल बहुत भारी होते हैं। बालों से झाग नहीं, काले धुएं जैसी भाप निकलती है। एक अजीब सी गंध फैलती है, जैसे कुछ जला हो। मैडम, आपके साथ कोई हादसा हुआ था क्या? आपके बाल तो बहुत खराब है। औरत मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मेरा सर थोड़ा ऐसा है जिससे पानी निकलता है। तभी अवंतिका ड्रॉर से शैम्पू निकाल रही होती है। उस औरत की ये बात सुन झटके से पीछे घूमती है। क्या बोला आपने? लेकिन कुर्सी खाली होती है। कुर्सी पर कोई नहीं होता। अवंतिका डर के पीछे देखती है, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आता। बड़ी अजीब सी औरत है। बातें भी अजीब सी की, अजीब से दिखने में भी। अच्छा ही हुआ जो ये अजीब सी औरत यहाँ से चली गई। अवंतिका तभी टेबल पर देखती है तो पैसे पड़े होते हैं और लिखा होता है, तुम्हारी पहली कमाई। अवंतिका समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या था। अगली सुबह जब अवंतिका उठती है तो उसके बाल थोड़े लंबे हो गए होते हैं। ये देख उसकी छोटी बहन त्रिशा हैरानी से कहती है, दीदी आपके बाल तो लंबे लग रहे हैं। आपने खुद के बालों पर कुछ किया है क्या? अवंतिका अब अवंतिका की तरह बात नहीं कर रही होती। मेरा हेयर स्पा है तो लगूंगी नहीं क्या अच्छी? अवंतिका ने कभी अपनी छोटी बहन से आज तक उससे इस तरीके से ऐसे बात नहीं की होती है। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है और बहुत डरावनी सी दिखने लगती है। क्या हो दीदी, आप ठीक तो हो ना? अवंतिका को अब ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो त्रिशा को कुर्सी पर बैठा देती है। फिर वो त्रिशा को रस्सियों से बांध देती है। फिर वो गुस्से से कहती है, चुप, एकदम चुप। जब से आई है चपड़ चपड़ करे जा रही है। रुक, अभी तेरा भी स्पा कर देती हूँ। त्रिशा बहुत तेज तेज रोने लग जाती है, जिससे अवंतिका होश में आ जाती है। क्या हुआ था मुझे? दीदी आप बहुत डरावनी हो गई थी, एकदम चुड़ैल जैसी दिख रही थी। अवंतिका ने त्रिशा से माफी मांगी और उसे बोला कि अब वो कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अवंतिका मन ही मन सोच रही थी कि ये उसे क्या हो गया था। जब रात में अवंतिका बिस्तर पर लेटी हुई होती है, लेकिन उसकी आंखें खुली ही थी, तभी उसको अपने बालों में फुसफुस जैसी आवाज आती है। ये अचानक से मेरे बालों को क्या हो रहा है? आज एकदम से बढ़ कैसे गई? अब ये आवाजें, एक काम करती हूँ, कंघी कर लेती हूँ। वो उठकर बालों में कंघी करती है।
लेकिन कंघी रुक जाती है, जैसे बालों में कोई चीज अटक गई हो। वो बालों को खोलती है। बालों में एक कटी हुई चोटी लिपटी हुई होती है, वो भी जली हुई। अवंतिका तुरंत शीशे में देखती है तो उसे अपनी जगह उर्वशी की झलक दिखाई देती है, वो भी चुड़ैल के रूप में। और फिर उसको उसी में दिखाई देने लगती है, जैसे कोई फिल्म उर्वशी की कहानी, जिसमें उसको दिखाई देती है एक लड़की करिश्मा। उर्वशी, तुम्हारे बाल इतने अच्छे और सुंदर कैसे हैं? ये सब मेरे हेयर स्पा का कमाल है। उर्वशी सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी, एक खूबसूरत औरत जिसके बाल उसकी शान थे। लेकिन गांव की औरतों को उर्वशी से जलन हो रही थी। कितना घमंड है इस लड़की को अपने बालों का, इसका घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। उर्वशी बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई दे रही थी, सबकी मदद करना उसे अच्छा लगता था और वो अपने खुद का हेयर स्पा चलाती थी। एक दिन उसके घर मालती और रजनी नाम की दो औरतें आई। देखो उर्वशी, मुझे तुम्हारे जैसे बाल चाहिए, मेरा हेयर स्पा कर दो अच्छे से, ताकि मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे हो जाए और लोग भी मेरी तारीफ करें। जी बिल्कुल मैडम। लेकिन रजनी और मालती की नीयत कुछ और ही होती है और वो दोनों उर्वशी से बहुत जलती है, तो वो दोनों उस दिन मिलकर उसकी चोटी काट देती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? मेरे बाल काट दिए। रजनी ने उसकी चोटी को कुएं में फेंक दी, जिसके ऊपर आज अवंतिका का हेयर स्पा है। उसके बाद रजनी और मालती ने अवंतिका को मार डाला। बहुत इतरा रही थी ना अपने बालों पर, आज ना तेरे बाल बचे और ना ही तू। वो दोनों उसको मार देती है, लेकिन उसके बाल कुएं में जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से उर्वशी आज चुड़ैल बन गई होती है। फिर एकदम से शीशा सामान्य हो जाता है और उसमें अवंतिका दिखाई देने लगती है। जो मेरा सपना है वही सपना शायद उर्वशी ने भी देखा था। बेचारी कितनी सुंदर और मासूम थी। तभी शीशे में से उर्वशी आती है अपने चुड़ैल रूप में और शीशे से बाहर निकलकर अवंतिका के सामने खड़ी हो जाती है। अभी स्पा मैं चलाऊंगी, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। चुड़ैल गुस्से में अवंतिका की गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा देती है। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी जैसी हूँ, हम कोई उपाय निकालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करूँगी तुम्हारे लिए। तू करेगी मेरे लिए? तुम सब एक जैसी हो, तुम कभी किसी का भला होते नहीं देख सकती। तुम सबको मेरे बालों से जलन थी ना, और मैं किसी के भी बाल बचने नहीं दूंगी। मैं ऐसा स्पा करूंगी। चुड़ैल अपने जादू से अवंतिका को कुर्सी पर बैठा देती है और उसका स्पा करने लग जाती है। अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो बाल धोते समय अवंतिका के मुंह को भी नोच लेती है। तुम बहुत मतलबी हो उर्वशी, तुमने हमेशा बस अपने बारे में सोचा, तभी तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं देना चाहती। चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और अवंतिका के बालों में रंग लगाने लगती है। तभी वहाँ त्रिशा आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो मेरी दीदी को, तुम बहुत गंदी हो। मेरी दीदी बहुत अच्छी है, उनको जाने दो ना। नहीं त्रिशा, ये भी बहुत अच्छी है, दिल की साफ, सबकी मदद करने वाली, लेकिन शायद ये अब सब कुछ भूल चुकी है। चुड़ैल उर्वशी को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है और वो त्रिशा को पकड़ लेती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम दोनों को छोड़ दूं ताकि तुम लोग भी मेरा मजाक बना सको और हंस सको कि हमने भी चुड़ैल को हरा दिया। मेरी दीदी कभी किसी का मजाक नहीं बनाती, वो तो हमेशा सबकी मदद करती है। वो आपका कभी मजाक नहीं बनाएंगी, आप उनको एक मौका तो दीजिए। चुड़ैल उर्वशी उन दोनों की बातें सुनकर समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, तो वो एकदम से दुकान का सारा सामान इधर उधर गिराने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मानो भूकंप आ गया हो। अवंतिका और त्रिशा एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये सब होते हुए देखते हैं। मेरी स्पा शॉप के नीचे वो कुआं है ना, जहाँ पर तुम्हारा चोटी है। क्या पता अगर वो चोटी मैं ला दूं तो तुम आजाद हो जाओ। क्या पता तुम्हारे बालों में तुम्हारे प्राण बसते हो। अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चुड़ैल अवंतिका की बात सुनकर सन्न रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि कोई इंसान उसकी मदद क्यों करना चाहेगा। उसको लगता है कि क्या अवंतिका सच में इतनी अच्छी है, क्योंकि आज तक उसको जितने लोग मिले होते हैं उन सब ने बस उसका फायदा उठाया होता है, जिसकी वजह से चुड़ैल नाराज होती है। तुम क्या सच में मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ, मेरी जान चोटी में ही है
अगर वो चोटी मेरे बालों पर फिर से लग जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारा स्पा शॉप तोड़ना पड़ेगा। अगर मेरा नुकसान होने से किसी का बहुत बड़ा फायदा होता है तो मुझे ऐसे नुकसान से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना स्पा तोड़कर तुम्हारी चोटी कुएं से निकाल लूंगी। ये सुनकर चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है। अब अवंतिका अगले दिन अपना स्पा तोड़वाकर उसमें से चोटी निकाल लेती है और फिर वो चोटी उस चुड़ैल को दे देती है। मेरी मौत के बाद मुझे लगने लगा था कि कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अवंतिका, मेरा भी सपना था कि मेरा हेयर स्पा चले, वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारा हेयर स्पा कभी बंद नहीं होगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है हल्की रोशनी के साथ, और अवंतिका का हेयर स्पा दोबारा से खुल जाता है और वो भी पहले से काफी सुंदर, और साथ ही अवंतिका जल्दी पूरे शहर में बहुत फेमस हो जाती है। स्कूल के रास्ते में चुड़ैल का घर। जूही, रानी, माला, देखो देखो हमारे गांव के गरीब बच्चे कैसे इतनी धूप में पैदल स्कूल जा रहे हैं। अरे खुशबू, कविता, तमन्ना, अरे सुनो ना, क्या तुम्हारे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम भी हमारी तरह स्कूल बस में बैठकर जा सको? बेचारे गरीब बच्चे। अरे यार शिखा, तुम्हें पता नहीं, ये तीनों बेचारे बहुत गरीब है, हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं, इनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह से बस में बैठे हुए गांव के अमीर स्टूडेंट्स उन तीनों गरीब स्टूडेंट्स के ऊपर हंस रही थी। उसके बाद बस आगे निकल गई। वहीं तीनों गरीब स्टूडेंट्स पैदल ही स्कूल जा रही थी। तभी उनमें से कविता नाम की लड़की बोली, बहुत घमंड है ना इन अमीर लड़कियों को, बस में बैठकर जो स्कूल जाती हैं। अब देखना स्कूल पहुंचकर हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हम तो पूरा आधा घंटा लेट पहुंचेंगे ना स्कूल, हमारा फर्स्ट पीरियड भी निकल जाएगा और ऊपर से हमें क्लास टीचर की डांट भी खानी पड़ेगी। तुम सही कह रही हो कविता, लेकिन हम करें तो क्या करें? हमारे माँ बाबा के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम बस से स्कूल जा सके। कविता, खुशबू, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक रास्ता है, उस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो समय से पहले स्कूल पहुँच सकती हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है तमन्ना, जल्दी बताओ। अरे मैंने सुना है गांव के पास जो जंगल है, उस जंगल में एक छोटा रास्ता है जो सीधा स्कूल की तरफ जाता है। क्या जंगल? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है वो जंगल कितना डरावना है? मैंने तो सुना है वहाँ चुड़ैल रहती है। मैं नहीं मानती इन सब बातों को, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब कहानियों में होता है। मैं तो कहती हूँ हमें उस रास्ते से स्कूल जाना चाहिए, इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारा फर्स्ट पीरियड भी मिस नहीं होगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। वो तीनों गरीब स्टूडेंट्स आपस में बातें करते करते स्कूल पहुंच गई। वो तीनों हमेशा की तरह आज भी स्कूल लेट से पहुंची, जिस वजह से उन्हें क्लास टीचर मधुबाला मैडम की डांट सुननी पड़ी। तुम तीनों आज फिर से लेट आई, हर रोज तुम तीनों फर्स्ट पीरियड मिस कर देती हो। लगता है तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगी, अब से लेट आने पर तुम तीनों को घर वापस भेज दिया जाएगा। आई बात समझ में? मैडम जी, हम पैदल इतनी दूर से स्कूल आते हैं, इसलिए हमें आने में देर हो जाती है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बस में स्कूल आए। मुझे तुम्हारी गरीबी का रोना नहीं सुनना। अगर इस स्कूल में पढ़ना है तो कल से टाइम से आना, वरना कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं, समझी? अब जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्लास में बैठी अमीर स्टूडेंट शिखा उन तीनों पर हंसते हुए बोली, बेचारियों को अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनके माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं है कि ये हमारे साथ बस में बैठकर स्कूल आ सके। अब तो मधुबाला मैडम ने भी आखिरी वार्निंग दे दी है, अगर ये कल से टाइम पर स्कूल नहीं आई तो इनकी हमेशा के लिए स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। शिखा की बात सुन क्लास में बैठे बाकी स्टूडेंट्स उन तीनों गरीब स्टूडेंट्स पर हंसने लगे। वो तीनों बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद तीनों सहेलियां कविता, तमन्ना और खुशबू पैदल चलते चलते आपस में बातें करने लगी। अब हम कल क्या करेंगे? हम किसी भी हालत में जल्दी स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। हम पढ़ना चाहते हैं, मधुबाला मैडम हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझती? कविता और खुशबू, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं, हम रोज स्कूल जाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे।
याद है मैंने तुम्हें बताया था ना, जंगल में एक छोटा रास्ता है, उस रास्ते से हम स्कूल जल्दी पहुंच जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो रास्ता हमारे लिए सुरक्षित तो होगा ना? अगर इस रास्ते में भूत चुड़ैल हुए तो हम कभी भी स्कूल नहीं जा पाएंगे। स्कूल जाने के चक्कर में कहीं हमें अपने जान से हाथ न धोना पड़ जाए। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेकर उस रास्ते से हम तीनों कल से स्कूल जाएंगे, ठीक है? इस तरह बातें करते करते तीनों सहेलियां अपने अपने घर पहुंची। फिर अगली सुबह तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल वाले रास्ते से स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। और जब वो आधे रास्ते तक पहुंची, तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज सुनते ही तीनों बुरी तरह डर गई। तभी उन्हें झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। लेकिन तभी उन झाड़ियों में से उछलता हुआ खरगोश बाहर आया। यह देख तीनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसके बाद तेज तेज कदमों से उन्होंने वो रास्ता पार कर लिया और वो तीनों स्कूल में सब बच्चों से पहले पहुंची। थोड़ी देर बाद क्लास की अमीर लड़कियां भी बस से स्कूल पहुंची और उन तीनों को क्लासरूम में बैठा देख वो हैरान रह गई। तभी उनमें से शिखा नाम की लड़की बोली, अरे तुम तीनों इतने जल्दी स्कूल कैसे आ गई? वो भी हमसे पहले, वो भी पैदल। हम जादू से जल्दी आए हैं, बस यही समझ लो। लेकिन शिखा और उसकी बाकी सहेलियों को खुशबू की ये बात हजम नहीं हुई कि आखिर वो तीनों इतनी जल्दी स्कूल आ कैसे गई, वो भी बिना बस में आए। वहीं दूसरी ओर खुशबू, तमन्ना और कविता अब खुशी खुशी हर रोज जंगल वाले रास्ते से स्कूल आने जाने लगी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक रोज उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने उन तीनों को उस रास्ते से जाते हुए देख लिया। फिर वो अपनी चुड़ैल बहन के पास गई और बोली, सुन चटोरी, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। पता है, मैंने अभी 3 लड़कियों को देखा जो बैग टांग कर स्कूल जा रही थी। जंगल वाला रास्ता स्कूल जाने का रास्ता कब से बन गया? अगर ऐसे ही हर रोज बच्चे इस रास्ते से स्कूल जाएंगे तो हमें रोज ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। अरे वाह भटूरी, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अब हमें शिकार ढूंढने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शिकार खुद ब खुद हमारे पास चल कर आएगा। जहाँ दोनों चुड़ैल बहनें इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर शिखा, जूही और टीना ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि खुशबू, कविता और तमन्ना कैसे इतनी जल्दी स्कूल आ जाती है। टीना, तुमने जूही को बता दिया है ना कि आज हम बस से स्कूल नहीं जाएंगे। आज हमें उन तीनों का पीछा करना है और पता लगाना है कि आखिर वो तीनों हमसे पहले कैसे इतनी जल्दी स्कूल पहुंच जाती है। कहीं उनके पास कोई जादुई शक्तियाँ तो नहीं आ गई। मैंने जूही को कह दिया था, वो हम दोनों का बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार कर रही है। चलो जल्दी से चलते हैं। फिर तीनों अमीर स्टूडेंट्स बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर उन तीनों गरीब स्टूडेंट के स्कूल जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही तमन्ना, खुशबू और कविता स्कूल जाने के लिए एक साथ निकली, तभी शिखा, जूही और टीना उनका पीछा करने लगी। आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर इनके स्कूल जल्दी पहुंचने का राज क्या है। अपने आप को बड़ी चालाक समझती है ये तीनों। यार शिखा, धीरे बोल, कहीं उन्हें पता न चल जाए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं तीनों गरीब सहेलियां आपस में बात करते हुए चलने लगी। हमारी क्लास की अमीर लड़कियां ये सोचती होंगी कि हमारे पास जादुई शक्तियां हैं, जिसकी मदद से हम उड़कर तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, हम तो इस जंगल वाले रास्ते से स्कूल जाते हैं। हाँ यार तमन्ना, तुमने ये रास्ता हमें बताकर बहुत अच्छा किया, नहीं तो आज हम घर में बैठे होते। पता है, मेरी माँ पूछ रही थी कि तुम इतनी जल्दी स्कूल से वापस कैसे आ जाते हो, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि हम जंगल वाले रास्ते से स्कूल आती जाती हैं। अगर उन्हें पता चलता तो मुझे शायद इस रास्ते से कभी आने नहीं देती। चलो अच्छा है, तुमने माँ को सच नहीं बताया। चलो अब चलते हैं, बाकी बातें स्कूल जाकर करेंगे।
इतना कहकर तीनों जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए काफी दूर निकल गई। वहीं तीनों अमीर स्टूडेंट्स शिखा, जूही और टीना जंगल में रास्ता भटक गई। अरे वो तीनों कहाँ चली गई? अभी तो हमारे आगे आगे चल रही थी, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? शिखा, मुझे तो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। यार जूही, मुझे लगता है हमें सीधा चलना चाहिए। हाँ, शायद यही रास्ता होगा। तीनों उस रास्ते में तो चल पड़ी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो तीनों चुड़ैल के जाल में फंसने वाली है। चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। अरे यार, वहाँ देखो, इस जंगल में इतना सुंदर घर किसका हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं। नहीं शिखा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं वहाँ कौन रहता होगा। चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मैं वहाँ चलकर आराम करूँगी, चलो ना प्लीज। फिर जैसे ही तीनों उस घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा घर अंदर से भी काफी सुंदर था। वाओ, कितना सुंदर घर है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लगता है जैसे यही रह जाऊं। शिखा, तुम्हें हो क्या गया है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं। तभी वहाँ चुड़ैल एक बूढ़ी औरत के भेष में आई और बोली, तुम सब यहाँ रुक सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। आप कौन? ये मेरा घर है, मेरे घर में इतने सालों से कोई नहीं आया, तुम तीनों पहली बार मेरे घर में आई हो। रुको, मैं तुम तीनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी औरत बनी चुड़ैल वहाँ से चली गई। उसके जाते ही जूही शिखा से बोली, शिखा, मैं तो कहती हूँ यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं, ये बुढ़िया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जूही, थोड़ी देर रुक जाते हैं, वो बुढ़िया हमारे लिए कुछ लेने गई है, पेट भर कर चलेंगे। वैसे भी चलते चलते मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चुप, लगता है वो आ गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अम्मा, आपने खाने में क्या बनाया है? लो, खुद ही देख लो। शिखा ने जैसे ही खाने के बर्तन में से ढक्कन उठाया, वो बुरी तरह चीखने लगी। ये तो मरा हुआ खरगोश है। हम इतने दिनों से यही खाकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमें ताजा ताजा इंसानी मांस खाने को मिलेगा। तभी बूढ़ी औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल? शिखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख, तेरी वजह से मुसीबत में फंस गई। जूही, मुझे क्या पता था बूढ़ी औरत के भेष में चुड़ैल होगी। प्लीज कोई बचाओ हमें। एकदम चुप, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। आज मैं तुम तीनों को भून कर खाऊंगी। लेकिन चटोरी बहन, इन तीनों को कढ़ाई में मैं ही फ्राई करूंगी, बड़ा मजा आएगा। इतने सालों की भूख आज मिटेगी। एक तरफ शिखा, टीना और जूही की जान खतरे में थी, वहीं दूसरी ओर कविता, तमन्ना और खुशबू क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी खुशबू तमन्ना से बोली, अरे यार तमन्ना, आज वो तीनों घमंडी लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही, लगता है आज स्कूल नहीं आई तीनों। हमें उनसे क्या, जल्दी जल्दी मधुबाला मैडम के दिए हुए सवाल हल कर, अभी कुछ ही देर में वो आने ही वाली है। उन घमंडी लड़कियों की बातें करके हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद तीनों सहेलियां जंगल के रास्ते घर जा रही थी कि तभी उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। तभी खुशबू चौंकते हुए बोली, अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ये आवाज तो टीना, शिखा और जूही की है। इसका मतलब वो तीनों यही कहीं है। कहीं उन तीनों को किसी चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया। चलो चलो, हम भी जल्दी से घर जाते हैं, नहीं तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। रुको खुशबू, हमें उन तीनों की मदद करनी चाहिए, हम उन्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। तमन्ना, पागल हो गई हो क्या? इस समय हमें अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनकी जान बचाने के बारे में। तुम्हें पता है ना वो तीनों कितनी ज्यादा बुरी है, घमंडी है, और जब देखो हमारा मजाक उड़ाती रहती है। अच्छा ही है वो चुड़ैल उन्हें खा जाए, कम से कम उनसे हमारे पीछे तो छूट जाएगा।
जैसी भी है आखिर वो हमारी क्लासमेट है और हमारे गांव की है, और अगर हम भी उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो मेरे साथ आ सकती हो। तमन्ना, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसके बाद तमन्ना, कविता और खुशबू आवाज का पीछा करते करते चुड़ैल के घर जा पहुँची। फिर उन्होंने चुपके से जैसी ही खिड़की से अंदर झांका, उनके होश उड़ गए। अरे, अंदर तो एक नहीं बल्कि दो चुड़ैलें हैं। हम इनका सामना कैसे करेंगे? एक चुड़ैल तो चाकू की धार तेज कर रही है और दूसरी कढ़ाई में तेल गरम कर रही है। लगता है वो तीनों को मारकर खाने वाली है। इससे पहले कि इन चुड़ैलों की नजर हम पर पड़े, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगी। रुको, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, याद आया, मैंने एक हॉरर मूवी देखी थी। उस मूवी में चुड़ैल को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया था। हो सकता है आग इन चुड़ैलों के ऊपर भी काम करे। ऐसा सोचकर तमन्ना ने पत्थरों को घिसकर आग जलाया, लेकिन आग का उन चुड़ैलों पर कोई असर नहीं हुआ। तुम तीनों लड़कियाँ हमें मारना चाहती हो? रुको, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए दोनों चुड़ैलें उन तीनों की ओर बढ़ी, लेकिन तभी तमन्ना ने बड़ी ही चालाकी से एक चुड़ैल को गरम तेल की कढ़ाई में अंदर धक्का दे दिया। वहीं खुशबू और कविता ने भी हिम्मत दिखाकर दूसरे चुड़ैल को भी उसी कढ़ाई में धक्का दे दिया। गरम तेल की कढ़ाई में दोनों चुड़ैलों का शरीर बुरी तरह जल गया और वह तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद तमन्ना, खुशबू और कविता उन तीनों घमंडी लड़कियों को रस्सियों से आजाद कर सुरक्षित जगह पर ले आई। उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। अगर तुम समय पर नहीं आती तो यह चुड़ैल हमें मार डालती। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाई, बल्कि हमने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। सच में तुम तीनों बहुत अच्छी हो। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे और हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं ताकि हम भी तुम्हारी तरह अच्छे बन जाए। इस तरह सब कुछ भुलाकर उन सबके बीच दोस्ती हो गई और वो सब खुशी खुशी अपने घर लौट आई।